डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 1। मतलब x1 प्लस x2 का वैल्यू का आंसर क्या आ गया 1। मैंने कहा था ना सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का समेशन आता 1। x1 उसका 1 का फ्रैक्शन हुआ, x2 भी तो 1 का फ्रैक्शन हुआ। मतलब सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना 1। सॉल्यूशन एज अ होल हैज द मोल फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 1। पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है कभी भी 1। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 and the mole fraction of solute and solvent is in fraction। कैसे x1 plus x2 equal to 1। अगर हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो सॉल्वेंट का आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं 1 minus x2। और अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो सोल्यूट का निकाल सकते हैं बराबर 1 minus x1। मतलब सॉल्वेंट का निकालने का 1 minus x1, सोल्यूट का निकालने का 1 minus x2, दोनों का समेशन क्या हुआ भाई मेरे x1 plus x2 equal to 1। तो क्या बात समझ में आ गई आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में? The mole fraction of solute and solvent is always equal to 1। The summation of mole fraction of solute and solvent is 1। अब ये पूरे इक्वेशन में हमने कहीं वॉल्यूम देखा क्या? वी वॉल्यूम टर्म देखा क्या? नहीं। यहां पूरे क्या है? मास, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टर्म टेम्परेचर को सुनने वाली नहीं है, टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं हो सकती। सो मोल फ्रैक्शन टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल फॉर द चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आप बोल रहे होंगे कि ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करने का, वो फार्मूला तो आपको मालूम है भाई। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ये देखिए यहाँ थोड़ी सी स्पेस है, आप बता देंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने का तो क्या करने का? मास ऑफ सोल्यूट मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, चाहे वो सोल्यूट का रहो चाहे सॉल्वेंट का रहो। दिस इज द फार्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन टर्म और मोलालिटी और परसेंट बाय मास, these terms are very important because these terms are independent of temperature। These terms do not depend on temperature, right? अब हम अगले टर्म को जाते हैं जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 to the power 6 उसका पार्ट। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। क्या मतलब हुआ इसका बोलो? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। मतलब ये हुआ। अब देखिए हमें सॉइल पोल्यूशन पढ़ना है, एनपीके ऑफ द सॉइल, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कंटेंट ऑफ द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल पर्पस। ओके, अब सॉइल जब हमें लाना है तो बहुत ज्यादा मात्रा में सॉइल लाना पड़ेगा। मतलब 10 to the power 6 मतलब 10 लाख किलोग्राम सॉइल हमने इकट्ठा किया, बराबर। उसके अंदर कितना नाइट्रोजन किलो में आया, कितना फास्फोरस किलोग्राम में आया, कितना नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर या पोटेशियम, पोटेशियम एनपीके ऑफ द सॉइल, बराबर। सॉइल की क्वालिटी डिटरमाइन करते समय हम लोग क्या करते हैं? तो 10 to the power 6 किलोग्राम मतलब 10 लाख किलोग्राम सॉइल में
उतनी मिट्टी में कितना नाइट्रोजन आया, कितना फास्फोरस आया, कितना पोटेशियम आया। ये चीज डिटरमाइन करने से हमें क्या पता चलेगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब वो 10 लाख किलोग्राम सॉइल में कितना कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। या शॉर्ट में मीनिंग लिख देंगे हम आपको, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स by mass of solution is called as ppm, parts per million। यहाँ हमने मास डिटरमाइन किया, मतलब 1 मिलियन में, 1 मिलियन सॉइल में, 1 मिलियन पदार्थ में, सब्सटेंस में कितना किलोग्राम सोल्यूट है, कितना किलोग्राम सॉल्वेंट है, ये जो प्रोपोर्शन डिटरमाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज पीपीएम। ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसको हम वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, वो कैसे, देखो यहाँ शॉर्टकट में बताते हैं आपको, पीपीएम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट all divided by volume of solution into 10⁻⁶। अब ये वॉल्यूम का पता कब चलेगा हमें, इफ वी हैव टू स्टडी वाटर पोल्यूशन। अगर हमें वाटर पोल्यूशन चेक करना है या कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कॉन्टेमिनेट है क्या, पोल्यूटेड है क्या वाटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10⁻⁶ लीटर, मतलब 10 लाख लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा, उसके अंदर कितना पोल्यूशन है, बराबर, पोल्यूटेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा, उसके लिए पीपीएम की जरूरत होती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप एयर पोल्यूशन भी तो चेक कर सकते हो ना, हवा प्योर है या इम्प्योर है, एयर में कितना परसेंटेज में कौन सा गैस है, वो भी तो देख सकते ना हम लोग, बराबर। मतलब 10⁻⁶ लीटर, मतलब आपको 10 लाख लीटर हवा लेनी पड़ेगी, उसके अंदर कितना कौन सा कंपोनेंट कितना अमाउंट में है, बराबर। आपने क्रिश पिक्चर देखा होगा ऋतिक रोशन का, उसमें एंटीडोट्स हवा में से छोड़ता हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से लोग क्योर हो जाते हैं, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। ऐसी कुछ कमाल हो जाए तो देखिए, बराबर, वो भी दिन आएगा। तो देखो, बाय यूजिंग पीपीएम वी कैन स्टडी द सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एज वेल एज एयर पोल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम अगर रहा यहाँ तो टर्म इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बराबर, ये चेंज हो जाएगा। और मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी रही तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके मेरे भाई, ये हो गया पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन, राइट। अब हम लास्ट वाले पॉइंट को चलते हैं, आपके वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वाला जो बात हो रही है, बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के। ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए, तो अब इसमें लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी कॉमन एंड बेसिक टर्म, इसकी भी थोड़ी सी मालूमात ले लेते हैं। स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या, स्ट्रेंथ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया स्ट्रेंथ। आप सीधा सीधा फार्मूला पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में पढ़ो। क्या करने का, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन में आप कितना ग्राम में, कितना किलोग्राम में
सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ. जनरली द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज unit of strength is gram per liter. ग्राम पर लीटर या किलोग्राम पर लीटर दिया था, जनरली हम ग्राम पर लीटर में लेते हैं. ये स्ट्रेंथ, दिस इज अ वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, हेंस इट चेंजेस विद टेम्परेचर. ओके, ये सारे की सारे पॉइंट्स हो गए अपने. कौन से पॉइंट्स? वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म पूरी तरह से खत्म हो गया भाई मेरे. अब हम अगले कंसेप्ट को चलते हैं. कॉन्सेंट्रेशन का एक सिमिलर टर्म है. कॉन्सेंट्रेशन का एक सिमिलर टर्म, वो टर्म का नाम है सोल्यूबिलिटी. क्या? सोल्यूबिलिटी. एक्चुअली सोल्यूबिलिटी टर्म इज वेरी सिमिलर टू कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन टर्म से मिलता जुलता है सोल्यूबिलिटी. इस टर्म के बारे में हम जानकारी लेंगे. आप भी जानते हो, शक्कर पानी में डाल दिए डिजॉल्व हो जाता, मतलब सोल्यूबल. ऑक्सीजन पानी में अगर पास करे सोल्यूबल हो जाता. ऑक्सीजन अपने ब्लड में भी सोल्यूबल रहता. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पास करते कहाँ? कोल्ड ड्रिंक्स में, वो सोल्यूबल हो जाता. सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वेरियस लिक्विड्स, ये सब हमें पढ़ना है. तो हम चलते हैं भैया अभी अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी. Solubility. Actually, this term is very similar to concentration. Generally, solubility हम नोटेशन यस से देते, स्मॉल यस, और कभी कभी एक्स से भी बताते. स्मॉल यस और एक्स. solubility can be shown by s or sometimes x. ये इनके नोटेशन होते हैं. सोल्यूबिलिटी. आप बोलिए, क्या बोल सकते हैं आप लोग बच्चों सोल्यूबिलिटी के बारे में? व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? अब अभी तो हमने बोला ना, आपने ग्लूकोज पानी में डाला सोल्यूबल हो गया, आपने ऑक्सीजन पानी में डाला सोल्यूबल हो गया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स में डाला सोल्यूबल हो गया. बराबर. तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या? CO2 अगर थम्स अप में या कोका कोला में या पेप्सी में रहा तो हमको महसूस होता ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन महसूस होता. आप लोग बोलते कि इसमें CO2 ज्यादा हो गया, कार्बोनेट का प्रमाण ज्यादा हुआ. मतलब प्रमाण ज्यादा हुआ मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ. तो बोलने का मतलब क्या? अब यहाँ क्या बोलेंगे हम? सोल्यूबिलिटी पढ़ते समय पहले जितना ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट उस लिक्विड में सोल्यूबल कर सकते, उसका कौन सा सॉल्यूशन बनाने का? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हमने पढ़ा ना लास्ट पीरियड में. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जब तक सॉल्वेंट की कैपेसिटी पूरी ना हो जाए तब तक सोल्यूट को डिसॉल्व करने का. मतलब क्या बोलेंगे? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसका क्या बनाने का? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का. ओके. तो क्या बोलेंगे हम सोल्यूबिलिटी के बारे में? इट इज द concentration of solute कहाँ? इन इट्स, उसके खुद के सॉल्यूशन में. इन इट्स कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फिर से देखिए बराबर. इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. ये सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, मतलब ये ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हुआ उसके सॉल्यूशन में, ये शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन हुआ उसके सॉल्यूशन में, ये ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हुआ वाटर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कोल्ड ड्रिंक्स में. मतलब इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द amount of solute, concentration of solute in its कौन सा solution? Saturated solution.
बराबर। तो देखिए भाई, सोल्यूबिलिटी का यूनिट कैसा बोलने का हमें, अभी तो हमने बोला ना, द यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी इज मोल्स पर लीटर। यूनिट बोल सकते हैं हम लोग मोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर वाटर में आप कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो। या तो आप बोल सकते हैं ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में आप 1 लीटर सॉल्वेंट में 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितना ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो। तो ये यूनिट है मोल्स पर लीटर और ग्राम पर लीटर। ओके, सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन 5 फैक्टर्स। देखिए, सोल्यूबिलिटी 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स। देखिए उन फैक्टर का नाम, सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ओके, तो देखो कौन कौन से फैक्टर है भाई मेरे, ये 5 फैक्टर है अपने पास। देखिए राइट, सोल्यूबिलिटी में तो पहले 2 काम कर होते ना, सोल्यूबल होने वाला, सोल्यूबल करके लेने वाला। मतलब सोल्यूबल होने वाला कौन, नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, solubility depends upon nature of solvent। किस टाइप का सोल्यूट डिसॉल्व होने वाला है उसके स्वभाव पे भी डिपेंड है। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड है, सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि हर सब्सटेंस पानी में सोल्यूबल नहीं होता। कुछ सब्सटेंस अल्कोहल में डिसॉल्व होते हैं, कुछ सब्सटेंस बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, कुछ सब्सटेंस ईथर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ सब्सटेंस एसीटोन में डिसॉल्व होते हैं। और तीसरा पॉइंट है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम लो, सोल्यूट कम डिसॉल्व होगा। आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाओ, सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आल्सो। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स आर टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत बार ऐसा होता, सॉल्यूशन को गर्म करने के बाद सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती। हमने बोला था लास्ट टाइम, शक्कर का सिरप बनाया था, देखो शुगर सिरप। हाँ, गुलाब जामुन बनाए थे हम लोगों ने, मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए थे तब। तो क्या हुआ था, टेम्परेचर के साथ में सोल्यूबिलिटी क्या होती, बढ़ जाती। प्रेशर की बात करो, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 पास किया जाता है, हाई प्रेशर को प्रेशराइज करते CO2 को। तो CO2 हाई प्रेशर को डालते, इसका मतलब प्रेशर बढ़ने के बाद भी सोल्यूबिलिटी क्या होता, गैस का सोल्यूबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाता। बोलने का मतलब ये है, सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दिस 5 फैक्टर्स। ये 5 फैक्टर के ऊपर सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स है। कौन कौन से 5 फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके गाइज, अब ये पूरी तरह से हो गया अपना सोल्यूबिलिटी का पॉइंट। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सोल्यूबिलिटी के भी टाइप होते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पढ़ने का है डिटेल में, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और दूसरा कंसेप्ट है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, भी उसमें कुछ लॉ आ जाते हैं, हेनरी लॉ है बराबर, कुछ गैस लॉ भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये सारी बातें बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई करते समय छोटे से छोटे पॉइंट को भी ना भूले, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्चुअली चाहिए आप बराबर। तो छोटे से छोटे सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बड़ा कंसेप्ट बनता। ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद कितना भी बड़ा क्वेश्चन आने दो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाते। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर।